कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जीके जीएस का नए नए क्वेश्चन और बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बिल्कुल लेकर के आते रहते हैं और बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जेपी एकेडमी को आगे अगर देखेंगे हम लोग तो बिहार एसएससी के बिल्कुल लेकर के आए हैं और बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आपके लिए टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग जैसे देखेंगे, जिसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है केवल घरेलू एयरपोर्ट यानी कि घरेलू यूज के लिए यूज किया जाता है। अब कहता है पहला नंबर है डाबोलिन एयरपोर्ट गोवा में है। फिर कहता है श्रीनगर एयरपोर्ट। अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। या इनमें से कोई नहीं, कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखेंगे गोवा एयरपोर्ट इसका राइट आंसर है। इसमें से कोई एयरपोर्ट बिल्कुल सही जवाब नहीं है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नैनो फीस मारेंगे यानी कि 4 नंबर आंसर है ना। आगे अगर हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 2 नंबर में कहता विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान कौन सा है? थार या कालाहारी या सहारा या खरन? इसमें से आपको राइट आंसर राइट जवाब देना है, सही जवाब देना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन है। तो बिल्कुल याद रखेंगे इनमें से सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर यानी कि सहारा रेगिस्तान है ना। सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल कह सकते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगा चलेंगे। और अगर थार की अगर बात करें तो हमारे इंडिया का हमारे भारत का सबसे बड़ा अगर बात करें तो थार रेगिस्तान है। क्लियर? या थार मरुस्थल हम लोग कहते हैं। अगला अगर बात करें हम लोग तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष मतलब होता है वित्त मतलब पिछले, यानी विश्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष यानी पिछले वर्ष 2023-24 के लिए भारत की डीजीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया था? पूर्वानुमान का मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक पहले ही यानी वित्त वर्ष मतलब पहले ही वर्ष को 2023-24 के लिए अनुमान लगा दिया। यानी कितना अनुमान लगाया था इसका डीजीपी यानी कि इसके बिल्कुल कितना आर्थिक स्थिति है, कैसा है इसके लिए। अब यह है जो आर्थिक स्थिति कितना ग्रो करेगा कितना नहीं करेगा इसका अनुमान पहले लगाया था। 6.20% या 6.30% या 6.40% या 6.50%? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था 2023-24 के लिए, यानी पहले ही अनुमान लगा दिया था। कौन सा इसका राइट आंसर है? तो कौन सा इसका राइट आंसर है? बी नंबर ऑप्शन, यानी 6.30% इसका राइट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? इनमें से बताइए कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं लिए हैं। अब पहला नंबर है कि सर जगदीश चंद्र बोस। दूसरे नंबर में ऑप्शन है कि एस चंद्रशेखर। तीसरे नंबर में ऑप्शन है वी.एस. नौपाल। और चौथे नंबर में ऑप्शन जो है ए हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं महापुरुष हैं जिन्होंने क्या नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल राइट आंसर मारेंगे सर जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस। तो ए नंबर ऑप्शन के यानी पहला नंबर ऑप्शन में कर सकते हैं या ए नंबर ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में, सिंधु घाटी की जब सभ्यता हुआ था तो उनमें से निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले? या ये कहता है कि सिंधु सभ्यता में, कौन सभ्यता में? सिंधु घाटी की जो सभ्यता था उस सभ्यता का अनाज का जो भंडार था उसका अवशेष मिला है, यानी बचा खुचा जो भाग है वो मिला था। ये निम्नलिखित में से कौन से ऐसा जगह है जहां पे मिला था? कहता कि मोहनजोदाड़ो में। दूसरा नंबर है कालीबंगन में या हड़प्पा में या लोथल में? इसका राइट आपको जवाब देना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जगह इनमें से है जहां पे विशाल अनाज का अवशेष मिला यानी भंडारण मिला? इसका राइट आपको जवाब देना है।
तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन मोहनजोदाड़ो, है ना। तो मोहनजोदाड़ो में यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन या एक नंबर ऑप्शन करके भी हम लोग राइट आंसर कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कि कौन सा भारतीय राजा कथा के देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है। कौन सा यहाँ का जो राजा है, कहता है कौन सा भारत का राजा, भारतीय राजा है जो क्या के नाम से, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के उपाधि के नाम से जाना जाता है। इसमें से राजा का आपका नाम बताना है, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त, इनमें से कौन इसका सही जवाब होंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये जो हम लोग जानते हैं देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से, ये बिल्कुल अशोक को जानते हैं। किनको जानते हैं, अशोक के नाम से जानते हैं, है ना। तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, जिसमें कहता है कि मध्यकालीन बिहार में, कब, मध्यकालीन बिहार में आने वाला ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था। कहता है कि बिहार में मध्यकाल में जब बिहार में आया था ईरानी व्यक्ति यात्रा करने वाला, उनमें से कौन ऐसे एक व्यक्ति थे जो क्या था, धर्माचार्य था। अब मोहम्मद, कहता है सादिक, दूसरा है कि वाहिनी या अब्दुल लतीफ, क्या कहता है कि अल वरूनी। इसका सही जवाब आपको देना है, कौन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो बिल्कुल मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे, आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, वह वहानी, है ना, वह वहानी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग मारेंगे, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तो बी नंबर ऑप्शन भी कर सकते हैं इसको। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। भारत राज्य पुनर्गठन के समय, भारत जब राज्य है वो क्या हुआ था, पुनर्गठन, भारत राज्य पुनर्गठन के समय, वैसे इसका अगर बात करते भारत जगह पर बिहार होगा, है ना, भारत तो देश हो जाएगा, बिहार राज्य बिल्कुल याद रखेंगे, बिहार। चलिए बिहार राज्य पुनर्गठन के समय 1956 में याद रखेंगे, जब हमारा देश आजाद होकर के आगे बढ़ा था तब। कहता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में याद रखेगा, कहता है कि अविभाजित मतलब बंटवारा ना हुआ था, अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बिहार में शामिल किया गया था। जब बिहार बंटवारा नहीं हुआ था उस समय बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। इसमें से बताइए कौन है जो पश्चिम बंगाल का अभी क्या है, जिला है। कहता है कि रानीगंज, दूसरा है 24 परगने, और तीसरा है कि मानभूम, और चौथा है उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब है। तब बिहार राज्य पुनर्गठन के समय में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, तो सी नंबर ऑप्शन मानभूम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानभूम, है ना। तो ये आपको 3 नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन से बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अगला अगर क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, दिखाता है कि विशिष्टाद्वैत नामक दर्शनार्थ की स्थापना खाली स्थान ने की थी, किसने की थी। कहता है कि विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी। कहता माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य, या चौथा ऑप्शन है कि विठलाचार्य। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या विठलाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया फिर। कहता निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, निम्नलिखित में से किसने अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए क्या, कहता है कि वो राजकुमारियों से शादी करना शुरू कर दिया, और वो भी बिल्कुल राजपूत रानियों से, राजकुमारियों से शादी करके अपना राज्य को मजबूत करने का एक नीति बनाया, एक नियम बना लिया। कहता है इसका नाम बताना कि कौन है राजा है। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया। शेरशाह ने, हुमायूं ने,
अकबर ने या जहांगीर ने? इसका राइट आपको सही जवाब देना है। कौन ऐसा राजा है जो अपने राज्य को, अपने देश को मजबूत करने के लिए वो राजपूत राजकुमारियों से शादी करने का एक क्या बनाया? नीति बनाया, विवाह करने का नीति। इसका जवाब आपको देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह है जो अपने मजबूत बनाने के लिए राजकुमारी से शादी करना शुरू कर दिया, वो भी राजपूत राजकुमारियों से शादी करने का योजना यानी कि नीति बना दिया, है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तथा मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? कहता है कि मुंगेर के दक्षिण पश्चिम जिला में स्थित जो है सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? वो किस कारण से प्रसिद्ध है? कहता प्रांतीय राजधानी रहने के कारण से, या कहता है कि बौद्ध स्तूप के कारण से, या शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण से, या उपयुक्त सभी, मतलब इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन सा इसका राइट आंसर होगा जी आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर शाह और नुहानी पठान के बीच में युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल याद रखेंगे, युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि युद्ध के कारण के लिए क्या है? प्रसिद्ध, यानी कि सी नंबर ऑप्शन या 3 नंबर ऑप्शन कह सकते हैं कि बिल्कुल राइट, यानी सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। कहता नादिर शाह ने खाली स्थान ने शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने किसके शासन काल में भारत देश पर आक्रमण किया था? इसका आपको जवाब देना है कि नादिर शाह ने किसके शासन काल पे भारत देश पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया था। बहादुर शाह प्रथम के, या मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, या अहमद शाह के, या बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल? इसका सही जवाब आपको देना है कि नादिर शाह के किसके शासनकाल में हमारे दिल्ली पे यानी भारत पे आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू बी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो इसलिए हम लोग बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहता है तैमूर लंग ने कहता के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। बताइए तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? कहता खिलजी वंश के शासन काल में, लोधी वंश के शासन काल में, तुगलक वंश के शासन काल में, या गुलाम वंश के शासन काल में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल तैमूर लंग ने एक तुगलक वंश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया? भारत पे आक्रमण किया था। तो 3 नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्या करेंगे? लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 कहता है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज का नाम आपको बताना है, कौन था? कहता कि पीटर मुंडी, दूसरा है मैनरिक, तीसरा है कि टैब निरियर, और चौथा है कि रॉल्फ फिच। इसका सही जवाब आपको बताना है कि बिहार को यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन है? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन है? ये आपका हो जाएगा बाबू 4 नंबर ऑप्शन, यानी 14 का 4 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो डी नंबर भी मार सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर रॉल्फ फिच। क्या हो जाएगा? रॉल्फ फिच। आगे अगर बढ़े 15 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई? कहता इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, शेर शाह सूरी, या हेमू के साथ में? बताइए किसके साथ में लड़ी गई? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में क्या की गई? लड़ी गई थी। तो ये नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा? सही जवाब। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की शासिका थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी, यानी कहाँ की रानी थी? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, कहाँ की शासिका थी? ग्वालियर की, इंदौर के, झांसी के, या मथुरा की?
ये बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झांसी। ये बिल्कुल सबको याद होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की रानी थी, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन यानी कि 3 नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जिसमें कहता है कि पठान शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। बताइए, सॉरी, ये मराठा शासकों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा शासकों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहते थे, नाना साहिब कहते थे, बाजीराव कहते थे, या पटेल कहा जाता था? कहता है कि मराठा शासकों, मराठा के राजाओं के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पेशवा कहा जाता था। मराठा के शासकों के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर यानी 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार यानी सबसे पहला बार कब लागू किया गया था? ये 19 जून 1968, 29 जून 1968 ईस्वी में, 4 जुलाई 1969 ईस्वी में, या 26 जून 1972 ईस्वी में, या 9 जुलाई 1972 ईस्वी। इसकी सही जवाब को देना है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम यानी पहला बार कब लागू किया गया था? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि 29 जून 1968 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे और ए नंबर लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 19 नंबर कहता किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आपको पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिलता है ना। तो इसलिए अब जानेंगे कि किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। हेमा मालिनी या सुष्मिता सेन या वहीदा रहमान या कहता है जिन्नत अमान। इसका सही जवाब होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिलता है, बिल्कुल फिल्म में जो काम करने वाले अभिनेत्री होते हैं या जो हीरो होते हैं तो अभिनेता को मिलता है। बिल्कुल याद रखेंगे, जो फिल्म में काम करने वाले होते हैं ना तो उनको मिलते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसको सम्मानित किया गया था? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वहीदा रहमान। कौन हो जाएगा? वहीदा रहमान। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल क्या करेंगे? बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है बाबू? औरंगजेब का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? कहता है कि दावन गेरे में या नासिक में, औरंगाबाद में या दौलताबाद में। इसका आपको जवाब देना है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि दौलताबाद में। क्या हो जाएगा? दौलताबाद में। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 21। अब यहाँ पर खाली आसान है, यानी कि कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था? ये राजा का नाम है ना। तो कहता कौन से मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था? अब यहाँ पर मंदिर बताइए कि श्री कृष्ण का मंदिर था, या मदुरै मीनाक्षी मंदिर था, या बृहदेश्वर मंदिर था, या बालाजी का मंदिर था? आपको जवाब देना है कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, यानी बृहदेश्वर मंदिर। कौन? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा क्या किया गया था? किया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश बताइए कौन है? भारत के सबसे लंबा नदी डेल्टा क्या है? ये प्रदेश कौन है? नदी डेल्टा प्रदेश का आपको नाम देना है, नदी का नाम देना है कि भारत का सबसे लंबा नदी बताइए जो डेल्टा प्रदेश बनाता है। तो महानदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा, गंगा नदी होगा, या कावेरी नदी। कौन सा ऐसा नदी है जो सबसे लंबा है नदी है और डेल्टा प्रदेश बनाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। और यही है जो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बंगाल के
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में बनाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल मारेंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय पुरुष कता गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है? कहता है कि यूरोपीय पुरुष, कौन पुरुष? यूरोपीय, यूरोप के रहने वाले जो पुरुष है वो गोल्फ टीम ने किस टीम को हराया और किस टीम को हरा करके 2023 राइडर कप जीत लिया था? कहता टीम ब्रिटेन को हरा दिया, टीम जर्मनी को हराया, टीम अमेरिकी को हराया या टीम अफ्रीका को हराया? कौन से ऐसे टीम को हरा करके कौन यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हरा करके 2023 का कप को जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 3 नंबर, यानी सी नंबर ऑप्शन, अमेरिकी को हरा दिया। टीम अमेरिकी को क्या किया था? हरा दिया था। तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। देखिए क्या कहा था क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये पूर्ण स्वराज जो है कब घोषित किया था? 15 अगस्त 1930 ईस्वी को, या 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1942 को, या 26 जनवरी 1942 को? इसका सही जवाब आपको देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? स्वपूर्ण, यानी कि पूर्ण स्वराज रूप में जो कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 ईस्वी। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी में हुआ था। और इसी दिन आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसी दिन के कारण क्या किया गया था? हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था, यानी पूरे देश में संविधान लागू हुआ था, है ना? तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका मिलता है, सॉरी क्वेश्चन 24 को था और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए आपको लास्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एकदम बहुत बहुत। और साथ में आपके आभारी रहेंगे, आप लोग अगर शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे और जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आप शेयर कराते रहें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।